हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में लेक्चर नंबर 1 को। आज हम सेकंड लेक्चर पे प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था किसके बारे में। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। दिख रहा है आप सबको? हाँ जी। देखिए, हमने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ लिया था, स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ लिया था, क्यूबॉइडल पढ़ लिया था, कोल्यूमिनार पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या नाम है बच्चों उसका? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या है? देखो, ऐसी एपिथेलियम, कैसी एपिथेलियम? ऐसी एपिथेलियम जो क्यूबॉइडल हो और कोल्यूमिनार हो, इनमें से कुछ भी हो सकती है। अगर उनकी सेल्स कुछ रिलीज करे, कुछ स्पेसिफिक चीज रिलीज करे हमारी बॉडी में, तो वो किसकी तरह काम करेगी? ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तरह काम करेंगी। तो देखो, some of the columnar and cuboidal cells get modified and get specialized for secretion। मतलब वो क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगी, उनको क्या बोलेंगे हम? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हमने क्या करना है? इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। मतलब कि सेल उसमें कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, इसके बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ओके बच्चों, देखो, यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या मतलब है? इनके पास अकेली सेल्स होंगी। अकेली सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो, अकेली सेल्स का मतलब है कि कुछ दूरी पे मान लो कि ये ऐसे एपिथेलियम है, ये क्या है? अपनी एक एपिथेलियम है। ये एपिथेलियम की क्या है? सेल्स है। ओके, ये बहुत सारी क्या है? सेल्स हैं। हम इधर तक मान लेते हैं कि ये सेल्स है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या है? ये सिक्रीट कर रही है, ये सिक्रीट कर रही है, ये सिक्रीट कर रही है, और या फिर ये सिक्रीट कर रही है। मतलब कि ये अकेले अकेले अपने सिक्रीशंस को अलग से सिक्रीट करेंगी। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे नहीं है, उसको इससे नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं आपको बच्चों कि आइसोलेटेड होंगी वो। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अकेले अपना काम करेंगी, उसको किसी और अपनी आस पड़ोस की सेल्स से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना सिक्रीशंस करती रहेंगी, और क्या सिक्रीट कर रही है और कैसे सिक्रीट कर रही है उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। एग्जाम्पल इज गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बच्चों? गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो अपनी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर, जो इसकी सरफेस, इसके अंदर जो सेल्स होती है इसकी लाइनिंग में, उनमें क्या होती है? गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स का काम क्या है? गोबलेट सेल्स का काम क्या है? म्यूकस को बनाना। क्या? म्यूकस को बनाना। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है चिपचिपा। क्या होता है? चिपचिपा सा जो सब्सटेंस होता है उसको बनाना। ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स क्या होती है? जिसके अंदर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होंगी। एग्जाम्पल क्या है? गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है मेनली? ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा लुब्रिकेंट या फिर एक सब्सटेंस है, चिपचिपा सा। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर द, ये भी याद रखना, ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार। कैसी होती हैं वो? कोल्यूमिनार होती है। दिख रही है ये कैसी हैं? कोल्यूमिनार, मतलब कॉलम लाइक हैं। और ये क्या सिक्रीट करेंगी? म्यूकस को सिक्रीट करेंगी। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। फिर आता है अपना
मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में हम क्या देखेंगे, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब कि 5-6 जने मिलके एक काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेलुलर। तो इसमें क्या कहेंगे हम, इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर मतलब ग्रुप, क्लस्टर मतलब क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेकेंड, ग्रुप ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसका मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है अपना, सलाइवरी ग्लैंड। ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड का। इसके अंदर देखो कितनी सारी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, अब सारी जनी मिलके अपने सिक्रीशन को इस कैविटी के अंदर डालेगी, फिर इस कैविटी से सिक्रीशन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बच्चों समझ में आई मैंने क्या बताया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स क्या होती है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा। ओके, आई समझ में। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, क्यूबोइडल, नॉट कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार कहाँ होती थी, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वही क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस, और उनको क्या बोलेंगे, गोबलेट सेल्स। तो गोबलेट सेल्स कैसी होती हैं बच्चों, गोबलेट सेल्स कैसी थी, कोल्यूमिनार सेल्स थी। कैसी सेल्स थी, कोल्यूमिनार सेल्स थी। जबकि ये जो अपनी कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड, इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, क्यूबोइडल। कैसी हैं बच्चों, क्यूबोइडल। ठीक है, हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। कितने टाइप में हमने उनको क्लासिफाई किया बच्चों, 2 क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा, यूनिसेलुलर में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होंगी। एग्जाम्पल क्या है उसका, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपनी इंटेस्टाइन में। और उसके अंदर किस टाइप की सेल्स हैं, तो उसके अंदर है क्यूबोइडल कोल्यूमिनार टाइप की सेल्स हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, ग्रुप या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, वो सारी जनी मिलके अपना सिक्रीशन इकट्ठा करके फिर बाहर डालेगी। तो वो क्या है, अपना मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। इसमें हाँ, जो ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है। तो कहाँ थे हम, मल्टी सेलुलर ग्लैंड में हम कहाँ थे, सलाइवरी ग्लैंड पे। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगी, उसकी जो सेल्स कैसी होती है, क्यूबोइडल होती है। वो अपने सिक्रीशंस को पहले एक जगह इकट्ठा करेंगी, फिर वो बाहर की तरफ अपने डक्ट्स के थ्रू निकाल देंगी। अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर सिक्रीशन। मतलब वो सिक्रीशन कैसे कर रही हैं, हमें किसके बेसिस पे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशन। देखें, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे कैसे पढ़ना है बच्चों हमें, कि वो अपना सिक्रीशन जो वो बना रही हैं वो कैसे बाहर की तरफ डाल रही है, वो कैसे हमारी बॉडी में रिलीज कर रही है, इसके बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। एक में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होंगी जिनके पास डक्ट्स नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होंगी। और ये क्या करेंगी, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन कहाँ डालेगी, ब्लड में। किसमें, ब्लड में। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें डालेंगे बच्चों, ब्लड में डालेंगी। और डक्ट ना होने की वजह से इनका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों, डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमने क्या बोला, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है, और इसलिए हमने इनको क्या बोला, डक्टलेस ग्लैंड बोला। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगी, डक्ट की बजाय अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट कहाँ डालेगी, ब्लड में डालेगी। और इसी वजह से डक्ट ना होने की वजह से इनको हमने क्या बोला, डक्टलेस ग्लैंड। देखो ये क्या थी, अपनी कोई ग्लैंड है, इतनी इतनी क्या है, कोई भी ग्लैंड है। ये अपने सिक्रीशंस को कहाँ डाल रही है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, अपनी ब्लड वेसल, इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के ब्लड के अंदर ये क्या कर देंगे, अपने सिक्रीशंस को डाल देंगी। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हमेशा हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे बच्चों, हॉर्मोन्स। मतलब हॉर्मोन्स क्या है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है उसका हमने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है, उसका नाम है हॉर्मोन।
ठीक है बच्चों, देखो। हाँ जी, चलें अब आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, ये अपने सिक्रीशंस किस में डालेंगी, पहले किसी ट्यूब में डालेंगी या फिर डक्ट में डालेंगी। हार्मोन को छोड़ के जो भी चीज हमारी बॉडी में सिक्रीट होगी वो कौन सिक्रीट करेगा, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो इसमें क्या आता है, म्यूकस, स्लाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बहुत सारे अदर सेल्स प्रोडक्ट। देखो ये क्या थी, अपनी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो ट्यूब बना रही है, पहले इन्होंने यहाँ सिक्रीट किया, अब ट्यूब के थ्रू ये सिक्रीशन बाहर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या होती हैं, डक्ट होती हैं या फिर ट्यूब्स होती हैं। ओके बच्चों, आई समझ में। तो हमने क्या बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट कहाँ डालेगी, ब्लड में डालेगी। कहाँ डालेगी, ब्लड में डालेंगी, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ करेंगी, वो सीधे क्या किसमें डालेंगी, ट्यूब्स में डालेंगी। फिर ट्यूब्स में जाने के बाद उनके सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगी। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथीलियम। तो हमने सिंपल एपिथीलियम में क्या पढ़ा, हमने सिंपल एपिथीलियम के अंदर पढ़ा कि एक सेकेंड हाँ जी। तो देखो कंपाउंड एपिथीलियम, हमने सिंपल एपिथीलियम में क्या पढ़ा था, सिंपल एपिथीलियम में कितनी लेयर ऑफ स्किन होगी, सिंगल लेयर ऑफ स्किन इसके अंदर होगी। अब आता है अपना कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम में क्या होगी, मल्टी लेयर्स। क्या होंगी, मल्टी लेयर्स। मल्टी लेयर्स का मतलब क्या है, बहुत सारी लेयर। एक स्किन की लेयर ये है, फिर इसके ऊपर एक स्किन की और लेयर है, फिर और लेयर है, ऐसे क्या होंगी, दो या दो से ज्यादा अगर लेयर होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंपाउंड एपिथीलियम। तो देखो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर या फिर मल्टी लेयर ऑफ सेल। तो ये किससे बनी है, मल्टी लेयर्स ऑफ सेल से मिलके बनी है। इनका लिमिटेड रोल है, ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं करती। हमने पढ़ा था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का मेनली काम किसका था, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमिनार का काम था। तो ये क्या करेंगी, इनका सिक्रीशंस और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही कम रोल है। इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मान लो हमारी स्किन पे कोई ब्लेड लग गया है, वो लग गया, तो ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है बच्चों। तो कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस से। अब हमारी जो हम खाते हैं, तो हमारे कई बार हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल से हमारे गालों के अंदर की सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मुंह के अंदर क्या है, एपिथेलियम है। क्या है, एपिथेलियम है। तो कैसी एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम। जहां जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत होगी वहां वहां पर क्या होगा, वहां वहां पर हमारी कंपाउंड एपिथेलियम होगी। ओके बच्चों, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, अब इनकी लोकेशन कहाँ है, अब इनकी लोकेशन को हम देखेंगे। बच्चों रुको, इनकी लोकेशन क्या क्या है पहले वो देखेंगे। देखो लोकेशन, लोकेशन कहाँ मिलेंगी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मतलब ये अपनी जो पूरी स्किन है, बाहर की स्किन है, ये क्या है, हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। बिकॉज ये किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। फिर आता है अपना मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर की जितनी भी लाइनिंग्स हैं, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगी,
हमारी कंपाउंड इपिथीलियम। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसे, हमारे गले, यहां तक हमारा गले में क्या है, फेरिंग्स है। यहाँ पर भी किसको, ये हमारे गले को कौन प्रोटेक्ट करके रखेगी, हमारी कंपाउंड इपिथीलियम। और दो मेन लोकेशन इसकी क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रिएटिक डक्ट। ये क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रिएटिक डक्ट जो होती हैं उनके अंदर की जो लाइन, मान लो ये डक्ट है तो ये उनके अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी ताकि वो क्या कर सके, इन्हीं, देखो ये तो क्या थी, मान लो कि ग्लैंड, ठीक है, ये क्या है, अपनी ग्लैंड है। इस ग्लैंड ने की ये क्या है, सेल्स हैं। इन सेल्स ने क्या बनाया, क्या बनाया, मान लेते हैं हमने, इसने क्या बनाया, एंजाइम बनाया। यहां तक तो ठीक है, अगर ये एंजाइम इन्हीं सेल्स को खाने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसीलिए डक्ट के अंदर की तरफ क्या होती है, कंपाउंड एपिथेलियम होती हैं, ताकि वो ये जो ट्यूब है इनको इन एंजाइम्स के एक्शंस से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ओके बच्चों, हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर इससे क्वेश्चन बाय चांस कोई पूछ ले, बाय चांस पूछ ले, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको मेंशन किया है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि पीवाईक्यूज कहीं पढ़ोगे तो पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, देखो स्किन का एक दूसरा नाम है, वो क्या है, इंटेग्यूमेंट। क्या है बच्चों, इंटेग्यूमेंट। आ रही है समझ में, स्किन का ही दूसरा नाम क्या है, इंटेग्यूमेंट। तो हमसे कहीं भी स्किन का, स्किन वर्ड की जगह इंटेग्यूमेंट आ जाए तो आप समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटेग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, हाँ जी। तो अब पहले मैं, एक सेकेंड में, इसका डायग्राम नीचे आ गया शायद, वो जस्ट अ मिनट बच्चों। हाँ जी, ये रहा, दिख रहा है आपको, चलें देखो अब आ रही है समझ में। हमारी जो स्किन है उसके अंदर मेनली 5 लेयर है। क्या है, मेनली 5 लेयर है। हमने 5 लेयर इन लिविंग सेल्स को इंक्लूड किया है, याद रखना, हमने इसमें क्या किया है, लिविंग सेल्स को इंक्लूड किया है, यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक। देखो 1 2 3 4 5, देखो स्ट्रेटम आती है कोरेनम, पहली क्या है, स्ट्रेटम कोरेनम। तो स्ट्रेटम कोरेनम, और फिर इसके नीचे क्या आती है, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, फिर आती है अपनी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसा, फिर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर आती है स्ट्रेटम बेसिली, और उसके नीचे क्या है, अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चों, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसको याद करने की ट्रिक है, को लू ग्रेस बा। क्या है, कोलू ग्रेस बा। क्या है बच्चों, कोलू ग्रेस बा। को से कोरेनम, लू से है ल्यूसीडियम, और ग्रे से है ग्रैनुलोसम, और से है स्पाइनोसम, बा से है बेसिली। ओके बच्चों, कोलू ग्रेस बा। अब हम क्या देखेंगे, हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, वो क्या है, वो डेड सेल्स हैं। क्या है, डेड सेल्स हैं। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ रहेंगी। फिर उसके नीचे क्या आएंगे, स्ट्रेटम कोरेनम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ये सारी की सारी क्या है, स्क्वैमस इन नेचर है। क्या है बच्चों, स्क्वैमस इन नेचर है। तो इनका नेचर हमसे पूछ ले बाय चांस कि स्ट्रेटम कोरेनम या फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम या फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम कैसी है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इट्स स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, फिर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या आती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम कैसी है, क्यूबोइडल है। क्या है बच्चों, क्यूबोइडल है। फिर आती है
स्ट्रेटम बेसिली। स्ट्रेटम बेसिली का एक दूसरा नाम है, वो नाम क्या है बच्चों? वो नाम है स्ट्रेटम जर्मिनुलोसाई। क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनुलोसाई। हम इसका नाम पढ़ेंगे, ये इसका नाम इधर क्यों रखा है, पहले याद रखो कि स्ट्रेटम बेसिली या फिर स्ट्रेटम जर्मिनुलोसा क्या है? हमारी कोल्यूमिनार सेल्स हैं। क्या है बच्चों? हमारी कोल्यूमिनार सेल्स हैं। तो हमारी स्किन में कितनी लेयर्स मानी हमने? 5 लेयर मानी। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कोरेनम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली। और इसके नीचे क्या है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए ट्रिक बताई मैंने, कोलुग्रेस्बा। क्या है बच्चों? कोलुग्रेस्बा। अब हमने क्या पढ़ा? ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं कौन कौन सी? स्ट्रेटम कोरेनम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, दिख रहा है ये स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, एक मिनट में देख लो, हाँ जी दिख रहा है, स्ट्रेटम जर्मिनुलोसम। ये तीनों क्या है? स्क्वैमस इन नेचर है। देखो स्क्वैमस इन नेचर है, दिख रही होंगी आपको, ठीक है। फिर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम कैसी है? क्यूबोइडल है। फिर आती है अपनी स्ट्रेटम बेसिली। स्ट्रेटम बेसिली कैसी है बच्चों? कोल्यूमिनार है। कैसी है बच्चों? कोल्यूमिनार है। इसका एक दूसरा नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम या फिर जर्मिनुलोसा, कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटम ले सकते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसी को अगर हम फ्रॉग में बात करें, क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, वो क्या है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटम का ही दूसरा नाम फ्रॉग के अंदर क्या है? स्ट्रेटम मालफिजी। क्या है बच्चों? स्ट्रेटम मालफिजी। ओके, अब स्ट्रेटम जर्मिनेटम, देखो हमारी स्किन डैमेज होती है फिर वो रिपेयर हो जाती है, डैमेज होती है रिपेयर हो जाती है, तो वो रिपेयरिंग कौन करता है? वो रिपेयरिंग कौन करेगी? स्ट्रेटम बेसिली या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम। कौन करेगी? स्ट्रेटम बेसिली या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये क्या करेंगी? इसके अंदर ये क्या करेंगी? इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है हाई सेल डिवीजन की। इनके पास क्या कैपेसिटी है? हाई सेल डिवीजन की। जहां जहां स्किन को रिपेयरिंग की जरूरत होगी वो क्या करेंगे? नई सेल्स प्रोड्यूस करेंगी। तो हमसे अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सी लेयर है जो हमारी स्किन की रिपेयरिंग में फंक्शन करेंगी, एक सेकंड में पानी पी लो। हाँ जी, तो बच्चों तो कौन सी है जो हाईली मतलब सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखती है या फिर हमारी स्किन की रिपेयरिंग करती है, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम बेसिली या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम। क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ओके बच्चों, आई आपको समझ में? ओके, मेरा फोन वाइब्रेट करके, एक सेकेंड। ओके, तो हमने क्या बोला? स्ट्रेटम जर्मिनेटम है। तो मैं इस सब को एक अच्छे वे में दिखा सकती हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी स्किन के अपने बाल हैं, सिर वाले बाल हैं, हमारे ये हेयर्स हैं, वो किस नेचर के हैं? देखो ये जो पोर्शन हमने पढ़ा इसको बोला हमने एपिडर्मिस। ये क्या है अपना? एपिडर्मिस। ओके बच्चों, फिर आता है अपने इसके नीचे वाला पोर्शन डर्मिस। क्या आता है? डर्मिस। फिर इसके नीचे वाला पोर्शन क्या आता है? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या है? डर्मिस से ऊपर का पोर्शन। तो ये इतना इतना किसका पोर्शन है? एपिडर्मिस का पोर्शन है। अब हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे हेयर्स हैं, हमारी बॉडी पे हेयर्स हैं या फिर हमारे सिर पे हेयर, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी हेयर्स हैं उनका ओरिजिन क्या है? देखो अब हमें ये तो पता है कि ये हमारे जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड सेल से मिलके बने होते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब
सुना होगा शैम्पूज आते हैं उसमें कहते हैं क्रेटिन युक्त फॉर्मूला, ऐसा कुछ यूज करते हैं वर्ड। तो हमारे जो बाल हैं वो कौन से प्रोटीन से बने हैं, वो है क्रेटीन नाम के प्रोटीन से। अब हमसे पूछा जाता है कि उनका ओरिजिन क्या है। देखो आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो सेल्स होती हैं, बालों के नीचे की सेल, बालों की जो जड़ें होती हैं वो लिविंग होती हैं, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेती हैं और फिर बाद में हमारे बाल अच्छे से ग्रो करते हैं। ये बात तो सबको पता होगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेयर्स होते हैं वो किस ओरिजिन के हैं, इपिडर्मिल है, हाइपोडर्मल ओरिजिन के हैं या फिर डर्मल ओरिजिन के हैं। तो हम क्या कहेंगे, वो किस ओरिजिन के हैं, वो है अपने कौन से ओरिजिन के, वो है अपने कौन से ओरिजिन के बच्चों, वो इपिडर्मल ओरिजिन के हैं। मान लो यहाँ से उसका ओरिजिन शुरू हुआ। अब यहाँ से ओरिजिन शुरू होने के बाद अब कॉमन सी बात है, इसको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, हमारी बॉडी के अंदर से मिलेगा। तो यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, फिर ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, अपने नीचे वाले पोर्शन में, और वहां से न्यूट्रिशन ले लेके क्या बनाएंगे, हेयर्स बनाएंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इनका ओरिजिन कैसा है, इपिडर्मल ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है हमारे हेयर्स का, इपिडर्मल ओरिजिन है। और साथ के साथ हमारे जो हेयर्स हैं वो लिविंग सेल से नहीं बने, वो किससे बने हैं बच्चों, वो डेड सेल्स से बने। ओके, आई समझ में बात। ओके जी, देखो लिखा हुआ है द हेयर फॉलिक्यूल्स आर द ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन ऑफ किसकी, इपिडर्मिस की। ये क्या करेंगे, डाउनवर्ड ग्रोथ करेंगे, इपिडर्मिस से कहाँ जाएंगे, डर्मिस में जाएंगे, ताकि वो क्या ले सके, न्यूट्रिशन। उनकी जो जड़ें हैं वो क्या ले सके, न्यूट्रिशन ले सके। ओके, they are made up of columnar cells of dead keratinized cells and can easily say hairs are epidermal in origin and have made up of dead cells। यहाँ पे हमें बात पता चली कि इनका ओरिजिन क्या है, इपिडर्मल है, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद कहाँ ग्रो करेंगे, डाउनवर्ड ग्रोथ करेंगे, ताकि वो क्या ले सके, न्यूट्रिशन ले सके। और न्यूट्रिशन लेके फिर क्या करेंगे, हमारे हेयर्स की ग्रोथ करेंगे। सुना होगा अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो बाल भी अच्छे होंगे, हेल्दी बाल होंगे। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा खाना लेंगे तो इनकी जड़ों को भी क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, और हमारे बाल क्या हो जाएंगे, लंबे और अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे। ओके बच्चों, हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं। देखो मैंने इसकी लेयर्स का नाम लिखा हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में आज लिंक मिलेगा, उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो स्ट्रेटम कोरेनम थी, स्ट्रेटम कोरेनम ये किसकी बनी है, डेड स्किन सेल्स की। फिर आता है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, या फिर सॉरी ये जो डेड स्किन की नहीं है ये, ओके, ये भी लिविंग सेल से बनी है। ये तीनों क्या है, अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम 1 2 3 4 5। ओके, देखो फिर आती है अपनी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये किससे बनी है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी है। फिर आता है स्ट्रेटम बेसिली, या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम, या फिर स्ट्रेटम जर्मिनुलोसा, ये किससे बनी है, कोल्यूमिनार सेल से। और दीज सेल्स हैव रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग कैपेसिटी, इनके पास हाई रीजनरेशन और हाई रिपेयरिंग कैपेसिटी है। फ्रॉग में इसी का ही नाम क्या है, स्ट्रेटम मालफिजी। क्या है बच्चों, स्ट्रेटम मालफिजी। ओके, हाँ जी। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने कंपाउंड इपिथेलियम पढ़ ली। इसका स्किन को हम क्या बोलते हैं, स्किन का दूसरा नाम क्या है, स्किन का हमारा दूसरा नाम है क्या है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, देखो मैंने इसमें ट्रिक भी लिखी हुई है, क्या ट्रिक है वो, कोलुग्रेस्पा। क्या है बच्चों, कोलुग्रेस्पा, इससे आप याद कर सकते हैं। अब देखो जो हमारी इपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो हमारी इपिथेलियल सेल्स होती हैं, उसमें एक बात तो आपको पता ही होगी कि मैंने ये लाइन शुरू में बताई थी जब हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना शुरू किया था, कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्या होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। इनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये लाइन वापस रिपीट की गई है, ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। मैंने बताया था
कि जितना कम स्पेस होगा उतना ही कम इंटरसेलुलर मटेरियल उसके अंदर होगा। अब जितने भी एनिमल टिश्यू हैं मेनली क्या है, ये जो इन नियरली ऑल, ऐसे ही लिखा, नियरली इन ऑल एनिमल, इन नियरली ऑल एनिमल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। जंक्शन उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे और उनको फंक्शनल लिंक भी बनाएंगे, उनके फंक्शंस को भी जोड़ेंगे और उन दोनों सेल्स को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा टिश्यू। अब देखेंगे टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस के कितने टाइप्स हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू में, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे टिश्यूज के अंदर कितने टाइप हैं, 3 टाइप है। पहला क्या आता है, टाइट जंक्शन। क्या आता है बच्चों, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करेगा, ये लीकिंग से प्रिवेंट करेगा। मान लो ये टिश्यू है, ये सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या करेगा, ये मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, वो उसको इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं जाने देगा। मतलब क्या बना देगा, एक बैरियर बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, बैरियर बना देगा। ओके, मान लो हम यहाँ पे कोई चीज रखते हैं, कोई भी चीज है, वो एकदम हमारी सेल्स के अंदर नहीं जाती। मतलब कि मान लो तुमने कोई चीज रखी, रुई की तरह, कोई सोख थोड़ी ना लेती है वो। मान लो तुमने क्या रखी, मान लो तुम्हें कोई सब्जी लगी, तुम खाना खाते सब्जी लगी, अब वो सब्जी तुरंत ही जैसे कॉटन नहीं सोख लेती, वैसे ही थोड़ी ना हमारी स्किन सोख लेती है। क्यों नहीं सोखती, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे किसी भी सब्सटेंस को लीक करने से किसी भी टिश्यू में। ठीक है, ये क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे लीकेजिंग। इसका मैं तुम्हें एक अच्छा सा डायग्राम तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। देखो दिख रहा है बच्चों, ये सॉरी यहां से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखेगा आपको। हाँ जी, अब दिख रहा है बच्चों। हाँ जी, देखो ये क्या है हमारे, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है बच्चों हमारे, ये है हमारे टाइट जंक्शंस। क्या है बच्चों, टाइट जंक्शन। देखो ये जो सब्सटेंसेस हैं वो इसको क्रॉस करके यहाँ आना चाह रहे, लेकिन ये यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, ये भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। मान लो किसी रीजन से हमारा टाइट जंक्शन टूट जाए तो क्या हुआ, ये सब्सटेंसेस मूव करके यहाँ आ गए, ये सब्सटेंसेस मूव करके यहाँ पे आ गए। तो हमारा टाइट जंक्शन हम क्या बोलेंगे, ये लीक करने से क्या करेगा, स्टॉप करेगा किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस अ टिश्यू। मतलब ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसको किसी भी सब्सटेंस को क्रॉस नहीं करने देगा। ओके, ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों, ये एज अ बैरियर काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चों, एज अ बैरियर ये काम करेगा। ओके, फिर आता है अपना, आगे देखते हैं फिर कौन सा जंक्शन आता है अपना, फिर आता है अपना एडहेरिंग जंक्शन। कौन सा, एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या करेगा, देखो एडहेरिंग जंक्शन क्या करेगा, ये जो दो सेल्स हैं उसको पास में रखेगा, उनको दूर दूर नहीं होने देगा। मान लो हम वो मूवीज में देखते ना कि वो हीरोइन नहीं हीरो का हीरोइन ने हाथ पकड़ा होता है और उसके हीरोइन के पास आते हैं और उसको खींच के लेके जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने हाथ पकड़ा होता है, वो कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने, फिर वो धीरे 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 हाथ छूटता है और उसके पापा उसको ले जाते हैं। तो वैसे ही जैसे उन दोनों ने हाथ पकड़ा था हीरो हीरोइन ने, वैसे ही क्या है, सेल्स के बीच में ऐसे ही टाइप के जंक्शंस होंगे। देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ये ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। ये जंक्शन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एडहेरिंग जंक्शन क्या करेंगे, दे परफॉर्म सीमेंटिंग। सीमेंटिंग का मतलब क्या है, इन दोनों को चिपका के रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये दो सेल्स को आपस में चिपका के रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एडहेरिंग जंक्शन का क्या फंक्शन है, एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन है कि ये सीमेंटिंग करेंगे ताकि नेबर सेल, जो आसपास की सेल्स हैं, वो साथ में रह सके। बिकॉज कोई भी टिश्यू बनने के लिए सेल्स को पास पास रहना जरूरी है। और मैंने ये तो पहले ही बता दिया था कि जो हमारी कौन सी सेल्स हैं,
एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं, तो उनको चिपका के कौन रखेंगे बच्चों? उनको चिपका के रखने का काम किनका है? एडहेरिंग जंक्शन का। किसका है बच्चों? एडहेरिंग जंक्शन का। ओके बच्चों, फिर एक देखो एडहेरिंग जंक्शन के भी टाइप है, एडहेरिंग जंक्शन के भी टाइप है। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिंक, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिंक, जैसे चिपकाने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आता है वो फेविक्विक का भी, फेविक्विक मतलब सुपर क्विक आता है, फिर फेविक्विक आती है, फिर फेविकोल आता है। मतलब जंक्शन उनको पास रखने की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि उनके बीच में चिपकाने वाली जो पावर है वो कौन सी है। तो सेम ऐसे ही एडहेरिंग जंक्शंस भी कई टाइप के होते हैं। उनमें से एक का नाम है डेस्मोसोम। क्या है बच्चों? डेस्मोसोम। ये क्या है? ये स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शन है। क्या है बच्चों? स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शन। क्या है बच्चों? स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शंस हैं। क्या है बच्चों? ये स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शन है। मतलब कि इनके बीच में जो बॉन्ड है ये क्या करेंगे? दो सेल्स को बिल्कुल टाइटली, हद से ज्यादा टाइटली बांध के रखेंगे ताकि वो सेल्स अलग ना हो जाए। तो हमसे पूछें कि डेस्मोसोम्स क्या हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये हाईली स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शन है। क्या है ये? हाईली स्ट्रोंगेस्ट एडहेरिंग जंक्शंस। आई बच्चों समझ में? ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ, ये नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन फ्री रहो, विद डायग्राम्स। ओके, फिर आता है, देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि द डेस्मोसोम्स आर द स्ट्रोंगेस्ट टाइप ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। डेस्मोसोम क्या है? स्ट्रोंगेस्ट टाइप ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। आई बच्चों समझ? ओके जी, अब आगे देखते हैं। अब आता है अपना गैप जंक्शंस। क्या आता है? गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस एक्चुअल में क्या है? देखो मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, दिख रहा है आपको? देखो ये क्या है? ये दो सेल्स हैं। ओके रुको, मैं कोई और कलर चूज कर। देखो ये क्या है? ये क्या है? देखो एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो नीचे भी एक सेल है, ऊपर भी एक सेल है बच्चों। अब इन दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे दो टंकियां होती है, दो टंकियों में अगर हमें क्या करना है, उनके अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट करवाना है। देखो अगर हमारे घर के ऊपर दो टंकियां हैं, तो दोनों टंकी में पानी जा रहा है, तो उनको नीचे से क्या कर देते हैं, उनके बीच में कॉमन पाइप लगा देते हैं ताकि पानी ट्रांसफर होता रहे। तो सेम ऐसे ही ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दो सेल्स के बीच में। देखो दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने काट के दिखाई है। ठीक है, ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मान लो इस सेल से कोई भी सब्सटेंस यहां जा सकता है, इस सेल से कोई भी सब्सटेंस यहां जा सकता है। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा, दिख रहा है? अब देखो, अब देखो, देखो दो सेल्स की मेम्ब्रेन है, वॉल्स है, उनके बीच में क्या है? देखो हमारे अंदर तो सेल मेम्ब्रेन, देखो इनकी मेम्ब्रेन में क्या है? ऐसे पोर्स हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे पोर हैं। अगर हम इनको काट के देखें तो हमें ये कैसे दिखेंगे? ट्यूब लाइक दिखेंगे। इन ट्यूब लाइक से होगा क्या? एक सेल से टनल की तरह काम कर रहे हैं, एक तरह से किसका काम कर रहे हैं? टनल की तरह काम कर रहे हैं। उस टनल के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत सारी चीजों का, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ये क्या करेंगे? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा गैप जंक्शन है वो क्या करेगा? दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और क्या है? बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। ये दोनों सेल्स को कम्युनिकेशन करवाएगा। मान लो एक पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में हमने टनल बना लिए, एक साइड ये गांव है, एक साइड ये गांव है। तो ये जो टनल है ये क्या कर रही है? दो गांव को जोड़ रही है। तो वैसे ही क्या है, ये जो सेल्स हैं उनको कम्युनिकेट करवाएंगी बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स।
फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ये क्या करेंगी, आयंस का रैपिड ट्रांसफर करवाएंगी, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवाएंगी, और अगर जरूरत पड़ी सम टाइम बिग मॉलिक्यूल, अगर जरूरत पड़ी तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करवा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो खत्म होता है। अब इसके रह गए हमारे पास PYQs। अब बच्चों मैं इस बात की गारंटी ले रही हूं कि आपको ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया है, इससे अच्छे लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको इससे एक्स्ट्रा मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आप BSc MSc में इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर किसी को नीट और बोर्ड में हर एक क्वेश्चन को सही करना है तो इससे ज्यादा अच्छा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। आपका कोई भी PYQ मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा। आपको मैंने ईच एंड एवरी चीज कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताई है, हर एक चीज को डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है। कोई भी चीज एक्सपेक्टेड है जो बाहर से आ सकती है तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताई है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इस बात की गारंटी है मेरी। और रही बात इसकी कि PYQ, तो PYQs हम सोल्व करेंगे कल, और कल ही हम कंप्लीट करेंगे अपना कौन सा टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक। तो बच्चों आपको जो ये डायग्राम्स हैं, ये सब चीजें, ये PPT है, ये मैंने खुद बनाई है, ये आपको मिलेंगी, आपको इसमें लिंक मिल जाएगा। अभी इसमें एक दो गलतियां हो गई है तो उन गलतियों को करेक्ट करके ही आपको क्या मिलेंगे, वो नोट्स मिलेंगे। आप इनका प्रिंट निकलवा लेना और साथ के साथ PYQs का भी प्रिंट निकलवा लेना, ताकि आपके लिए इजी हो सके। आप एक पोर्टफोलियो मेंटेन करने की कोशिश करो। एग्जाम में क्या करना है आपको, ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का आपने PPT निकलवा ली, फिर आप उसके साथ में जस्ट बाद में ही उसके PYQs, फिर NCERT के क्वेश्चन, ऐसे करते चलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और एफिशिएंट काम भी होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। हमें 2 दिन हो गए हैं इस सीरीज का पार्ट करते हुए। अब हम इस सीरीज का अच्छा एक पार्ट बना रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको इन 2 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, और कल जो मैं PYQs करवाऊं तो वो खुद ब खुद सोल्व करने की कोशिश आपको करनी है। वैसे भी मैं आपको उसी टाइम सोल्व करवाऊंगी, लेकिन आप खुद से सोल्व करके, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सोल्व करने की इसकी कोशिश करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।